निश्चिता, तुम्हें समझ में आया उस क्वेश्चन में क्या गलती की थी तुमने? नो अरे मिक्सचर की डेंसिटी अगर पूछी गई है तो रो सर। हेलो। क्वेश्चन में मिक्सचर की डेंसिटी पूछी गई है, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाई आर टी होता है। तो वहां पे जो मॉलिक्यूलर मास आप लोगे वो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास लोगे ना। सर बट जो वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चंस होते थे उसमें हम ऐसे नहीं करते थे कि इनिशियल मास को हम फाइनल मास के इक्वल करते थे, कंजर्व्ड रहता था मास। मास कंजर्व रहता था, वहां पे मोलर मास है वो। अच्छा ठीक है सर, ओके। पी एम मिक्सचर अपॉन आर टी, एम मिक्सचर जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे N1 M1। वहां पे जो है मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल करके और फिर उसके बाद उसको पुट करके डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। ठीक है। ओके सर। सर बाकी ठीक है क्वेश्चंस? बाकी को मैंने अभी चेक नहीं किया है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन का मतलब जो है मुझे वो एरर समझ में आया, मैं बाकी भी चेक कर लूंगा। ठीक है। ओके सर। उसको उसको ठीक कर लेना जो है फिर। ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। फॉर 10 minutes each, for 10 minutes each, 10 minutes each at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, from two identical holes, from two identical holes, nitrogen and an unknown gas. एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा वेट करना। हाँ नोट करो। For 10 minutes each at 0 degree centigrade, from two identical holes, nitrogen and an unknown gas are leaked into a common vessel, are leaked into a common vessel of 4 liter capacity, of 4 liter capacity, are leaked into a common vessel of 4 liter capacity. The resulting pressure is 2.8 atmosphere. The resulting pressure is 2.8 atmosphere. The resulting pressure is 2.8 atmosphere, and the mixture contains 0.4 mole of nitrogen, and mixture contains 0.4 mole of nitrogen. Determine the molecular mass of unknown gas. Determine the molecular mass of unknown gas.
सेकंड क्वेश्चन तुमने सही सॉल्व किया है। थर्ड भी सही है। सेवेंटी वन 71 बता रहे हो और प्रिया ने बोला है 553। में से कोई भी आंसर है नहीं। Hmm. 448 ग्राम पर मोल। 448 ग्राम पर मोल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर भी पता है। तो आप ये निकाल सकते हो एन टोटल। एन टोटल इज इक्वल टू पी टोटल वी अपॉन आर टी। तो P टोटल 2.8 है इंटू V4 अपॉन R वैल्यू 0.08। अब 457 जो है वो क्लोज है, ठीक है। 0.0821 इंटू टेम्परेचर जो है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया। टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ अननोन गैस। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करके? ये कितना आता है? ये टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्व करके कितना आता है? पॉइंट 499। 0.499। ठीक है, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली इसको अगर 0.5 ले लें, 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 0.1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जितने टाइम में इस गैस का 0.1 मोल डिफ्यूज होता है उतने टाइम में नाइट्रोजन का 0.4 मोल डिफ्यूज होता है। तो आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ अननोन गैस एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/1 4, स्क्वायरिंग कर दो 16 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 है, तो
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 28 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 448 आ रहा है। ये क्लियर हुआ बेटा? 448 ग्राम पर मोल आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छे से मास्क लगा करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The reaction A gas plus B gas, the reaction A gas plus B gas gets converted into C gas plus D gas. C gas plus D gas is studied in a 1 liter vessel. Is studied in a 1 liter vessel. Is studied in a 1 liter vessel at 250 degree centigrade. At 250 degree centigrade. आगे लिखो the initial concentration of A. The initial concentration of A. The initial concentration of A was 3N and that of B was N. Initial concentration of A was 3N and that of B was N. आगे लिखो when equilibrium was attained. When equilibrium was attained. When equilibrium was attained. Equilibrium concentration of C. When equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be. Equilibrium concentration of C was found to be equal to the equilibrium concentration of B. When equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be the equilibrium concentration of B. What is the concentration of D at equilibrium? What is the concentration of D at equilibrium? What is the concentration of D at equilibrium? इक्विलिब्रियम पे D का कंसंट्रेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। N/2। N/2 इज सही आंसर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन 3N है और इसका N है इधर 0 and 0। इक्विलिब्रियम पे मान लो इसका कंसंट्रेशन है 3N - x, तो इसका हो जाएगा N - x, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा x। ठीक है, बोला जा रहा है कि when equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be equal to the equilibrium concentration of B. So given N - x is equal to x, N - x is equal to x, तो x is equal to N/2। तो concentration of D at equilibrium N/2 होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो theoretically computed equilibrium constant, theoretically computed equilibrium constant, theoretically computed equilibrium constant for the polymerization, theoretically computed equilibrium constant for the polymerization of formaldehyde, theoretically computed equilibrium constant for the polymerization of formaldehyde to glucose, theoretically computed equilibrium constant for the polymerization of formaldehyde to glucose in aqueous solution, in aqueous solution, ये गिवन है रिएक्शन। is 1 into 10 to the power 24, is 1 into 10 to the power 24, 1 into 10 power 24। आगे लिखो, if 1 molar solution of glucose was taken, if 1 molar solution of glucose was taken, if 1 molar solution of glucose was taken, what should be the equilibrium concentration? What should be the equilibrium concentration of formaldehyde? What should be the equilibrium concentration of formaldehyde? टेन टू द पावर -4 मोलर, ये सही आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10.24 है। तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन कंसीडर करें तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर -24 हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखो, इसका 1 मोलर सोल्यूशन लिया जा रहा है इक्विलिब्रियम पे। अगर इसका मान लो अल्फा डिसोसिएट होता है तो इसका 6 अल्फा प्रोड्यूस होगा। तो के प्राइम, अच्छा एक और बात जो है यहाँ पे, जो ये के प्राइम वैल्यू है, ये बहुत छोटी है। तो के प्राइम वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब कि रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो हम यहाँ पे अल्फा को मच मच लेस देन दैट ऑफ 1 ले सकते हैं। तो के प्राइम इज इक्वल टू 6 अल्फा, के प्राइम इज इक्वल टू 6 अल्फा
टू द पावर 6 ये लिख सकते हैं, 6 अल्फा टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मतलब 6 अल्फा वैल्यू आपको निकालनी है। तो दिस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 24, तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 24 का 6th रूट, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, तो 10 पावर माइनस 4 आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन, a gaseous mixture of neon and oxygen, a gaseous mixture of neon and oxygen is taken in a copper vessel, is taken in a copper vessel of 200 milliliter capacity. A gaseous mixture of neon and oxygen is taken in a copper vessel of 200 milliliter capacity, 200 milliliter capacity at 6 bar, at 6 bar and 27 degree centigrade, at 6 bar and 27 degree centigrade. आगे लिखो, the vapor density of the gaseous mixture, the vapor density of the gaseous mixture, the vapor density of the gaseous mixture is 11.5, 11.5. आगे लिखो, now the vessel is heated, now the vessel is heated to 127 degree centigrade. Now the vessel is heated to 127 degree centigrade. Now the vessel is heated to 127 degree centigrade, at which half of the oxygen, at which half of the oxygen, at which half of the oxygen is combined, half of the oxygen is combined with the vessel, with the vessel, forming a solid oxide, forming a solid oxide of negligible volume, forming a solid oxide of negligible volume, forming a solid oxide of negligible volume. आगे लिखो, neglecting thermal expansion in the vessel, neglecting thermal expansion in the vessel, neglecting thermal expansion in the vessel, determine the final partial pressure of oxygen gas, determine the final partial pressure of oxygen gas. Molecular mass of neon 20 है।
1 bar. वन बार सही आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो 11.5 गिवन है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2, यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा 23, और इसको आप लिख सकते हो, मान लो कि इसका मोल फ्रैक्शन x है तो इसका 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 23 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 32 माइनस 12x इज इक्वल टू 23, तो 12x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/12 यानी कि 3/4 0.75, x वैल्यू 0.75 आ गई। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन है। तो अब आपसे पूछा गया है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है 0.25 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैसेस मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इज टेकन टू अ कॉपर वेसल ऑफ 200 मिलीलीटर कैपेसिटी एट 6 बार एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आप गैसियस मिक्सचर के टोटल मोल निकाल लोगे, तो एन टोटल इज इक्वल टू पी टोटल वी अपॉन आर टी। पी टोटल यहाँ पे 6 बार है, वी टोटल 0.2 लीटर अपॉन आर वैल्यू 0.08, और टेम्परेचर जो है अगर आप यहाँ पे देखो तो 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, तो 0.4/8 यानी कि 4/8 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा बेटा 0.05 0.05 मोल आ गया। अब 0.05 मोल टोटल है, तो उसमें ऑक्सीजन का मोल कितना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.05 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 0.25, तो 1/4। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 1.25 इंटू 10⁻⁻3 10⁻²। ये ऑक्सीजन के मोल आ गए 1.25 इंटू 10⁻² मोल। अब बोला इसमें से आधा ऑक्सीजन तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब बचेगा कितना? इसका हाफ। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग is equal to 1.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6.25 हाँ 6.25 इंटू 10⁻⁻3, कितना मोल ऑक्सीजन का बचेगा। तो अब आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू NRT/V।
तो 6.25 into 10 power minus 3 multiplied by R value into T, तो बाद में टेम्परेचर 400 केल्विन हो जाता है, डिवाइडेड बाय V 0.2. तो अब आप अगर इसको देखो तो ये कितना आ गया, इसको आप लिख सकते हो, पहले पावर टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 5, ये ऊपर गया 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 और ये तो 10 पावर माइनस 2. तो आप इसको लिख सकते हो 6.25 इंटू 8 इंटू 4 divided by 2 multiplied by 10 to the power minus 2. तो ये आ गया, मतलब जो है एग्जैक्टली 1 बार आ जाना चाहिए. ठीक है, ये 1 बार आ जाएगा. 16 इंटू 6.25, तो 16 इंटू 6.25 100 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1 बार आ जाएगा. क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखो, a person can see a person can see the red color, a person can see the red color, a person can see the red color imparted by the complex FeSCN 2 positive. A person can see the red color imparted by the complex FeSCN 2 positive to an aqueous solution if the concentration of the complex is 6 into 10 to the power minus 6 molar, is 6 into 10 power minus 6 molar or greater, 6 into 10 power minus 6 molar or greater. तो अगर कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन जो है इसके इक्वल या ग्रेटर होगा तब रेड कलर हमें दिखाई पड़ेगा. आगे लिखो, what minimum concentration of KSCN, what minimum concentration of KSCN would be required to make it possible to detect 1 ppm of ferric ion, 1 ppm of ferric ion in a natural water sample, the instability constant of the complex
is equal to 7.142 into 10 to the power minus 3. 7.142 into 10 power minus 3. ना, ये ठीक नहीं है. बहुत क्लोज आंसर्स गिवन है. 0.0036 मोलर, 0.0037 मोलर, 0.0035 मोलर.
0.0036 सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हमें रेड कलर ऑब्जर्व करना है तो कॉम्प्लेक्स का जो कंसंट्रेशन है वो 6 इंटू 10⁻⁶ मोलर के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, इसके इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, तो हम यही क्रिटिकल वैल्यू लेकर के चलेंगे। KSCN यानी कि SCN नेगेटिव कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहे हैं, मिनिमम SCN नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जिससे कि एक 1 ppm फेरिक आयन सोल्यूशन है वो रेड कलर दिखाए। तो अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन जो है वो कितना गिवन है, 1 ppm गिवन है। 1 ppm मतलब 1 ग्राम पर 10⁶ ग्राम, 1 ग्राम पर 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 10⁶ ग्राम को आप अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मिलीलीटर ले सकते हो सोल्यूशन अगर एक्सट्रीमली डाइल्यूट है तो 10⁶ मिलीलीटर, 10⁶ मिलीलीटर मतलब 10⁻³ लीटर। तो आप बोल सकते हो 1 ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻³ लीटर। तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन कंसीडर करें तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/56 अपॉन 10⁻³ मोल पर लीटर, तो इंटू 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन इसका स्टार्टिंग में है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जो है ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट, और SCN नेगेटिव जो है तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं KSCN को, KSCN को ऐड कर रहे हैं। फाइनल कंसंट्रेशन जो है इसका हमें चाहिए 6 इंटू 10⁻⁶ चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स का फाइनल कंसंट्रेशन हमें 6 इंटू 10⁻⁻⁶ चाहिए, ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁶। ये फाइनल कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स का चाहिए, तभी रेड कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम 6 इंटू 10⁻⁶ कंसंट्रेशन इसका चाहते हैं, पहले 0 था अभी 6 इंटू 10⁻⁶ कंसंट्रेशन हम चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जितना ये प्रोड्यूस हुआ उतना ये कंज्यूम हुआ होगा, तो इसका बचेगा कितना, 1/56 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻⁶, ये कंसंट्रेशन इसका बचेगा। और SCN नेगेटिव का हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पे लेंगे, मान लो X है, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन X है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि K इज इक्वल टू यानी कि 7.124 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, तो 1/56 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻⁶ इंटू X, X इसका SCN नेगेटिव का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये सॉल्व करके X वैल्यू आप निकालोगे। अब ये जो X वैल्यू यहाँ पे होगी वही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मतलब सोल्यूशन में होना चाहिए SCN नेगेटिव का, तो जो मिनिमम कंसंट्रेशन SCN नेगेटिव का है वो इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा। तो यहां से X सॉल्व के लिए सॉल्व करोगे, X के लिए सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0.0036 आती है। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं सर, X 0.0036 नहीं आएगा। क्या आता है X? X सर एक्चुअली A माइनस 6 इंटू 10⁻⁻⁶ जो है ना, उसको सॉल्व करने पे A आएगा 0.006। एक मिनट रुक जाओ।
आपसे पूछा जा रहा है व्हाट मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ KSCN वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट पॉसिबल टू डिटेक्ट 1 ppm ऑफ फेरिक आयन इन अ नेचुरल वाटर सैंपल। KSCN की ए मान लो ना। इनिशियल वैल्यू, यस सर। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे a -6 × 10⁻⁻⁶। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो पूछा जा रहा है। सही बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर मान लो इसका हम x लेते हैं तो यहाँ पे इसका बचेगा x -6 × 10⁻⁶। ये बोल रहे हो ना? यस सर। इसका मतलब ये हो जाएगा x -6 × 10⁻⁶ अपॉन ये। अच्छा, इसको सॉल्व करके x वैल्यू 0.0036 आ रही। एक बार जरा इसको चेक कर लेना भाई, एक बार जरा इसको चेक करना। वैसे सही बोल रहे हैं, ये रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अगर चाहिए तो मतलब जो इनिशियली हमने ऐड किया होगा वो पूछा जा रहा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं, इससे क्या आ रहा है बेटा? इससे नहीं आ रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन से? नहीं आ रहा सर। 6 × 10⁻⁻⁶ ऐड करने से वो नेगलेक्ट ही हो जाता है। अच्छा, तुम नेग्लेक्ट करके उसको सॉल्व कर रहे थे? हाँ जी। मुझे लग रहा है ना मिनिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम कंसंट्रेशन का मतलब जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होगा जस्ट उतना ही हमें ऐड करना है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक तरीके से 6 × 10⁻⁶ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे FeSCN2 पॉजिटिव का होना चाहिए। तो इस कंसंट्रेशन के साथ जो SCN नेगेटिव का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन एटलीस्ट आपको सॉल्यूशन में मेंटेन करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये अगर आप ये लोगे ना तो इसका मतलब है कि फिर तो आपने मिनिमम नहीं ज्यादा कंसंट्रेशन लिया है। हमें कम से कम कंसंट्रेशन चाहिए, तो कम से कम कंसंट्रेशन का मतलब कि ये जो x है ना यही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाए। समझ में आ रहा है भाई लावण्या? नहीं सर, दोबारा बता दो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ SCN नेगेटिव रिक्वायर्ड, जिससे हमें रेड कलर ऑब्जर्व हो। तो रेड कलर ऑब्जर्व होने का मतलब कि FeSCN2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए सोल्यूशन में। ठीक है, और जो फेरिक आयन कंसंट्रेशन है, फेरिक आयन कंसंट्रेशन में ये चेंज आएगा क्योंकि इनिशियली इसका कंसंट्रेशन 0 रहा होगा। ठीक है, तो फेरिक आयन कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तो फेरिक आयन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अब इतना होगा। अब हम मान लेते हैं कि उसी मोमेंट पे SCN नेगेटिव कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे x है।
तो इन दोनों के कंसंट्रेशन के साथ जो HCl नेगेटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगा वही मिनिमम कंसंट्रेशन HCl नेगेटिव का रिक्वायर्ड। अगर आप स्टार्टिंग में ही X लेकर के चलोगे तो फिर तो आप जो है मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो, क्योंकि मिनिमम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, इसलिए ये X इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेकर के चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हमें इसको X ही लेकर के चलना पड़ेगा। और इससे सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो इनसाइड अ ड्रम, इनसाइड अ ड्रम of volume V liter, inside a drum of volume V liter, inside a drum of volume V liter, a sealed glass tube, a sealed glass tube, a sealed glass tube of volume 25 liter, a sealed glass tube of volume 25 liter, containing an inert gas, containing an inert gas, containing an inert gas at 25 atmosphere pressure, at 25 atmosphere pressure is placed, at 25 atmosphere pressure is placed. The drum is now sealed. The drum is now sealed. The drum is now sealed. आगे लिखो during transportation, during transportation, the glass tube cracked. During transportation, the glass tube cracked. During transportation, the glass tube cracked. And final pressure inside drum, and final pressure inside drum rises to 1.5 atmosphere. Rises to 1.5 atmosphere. Rises to 1.5 atmosphere. Find volume of drum. Find volume of drum. Assume constant temperature throughout. Assume constant temperature throughout. सर 25 लीटर किसकी है? ये ट्यूब का वॉल्यूम।
1200 लीटर सही आंसर है। देखो जितने टोटल मोल इस कंटेनर के अंदर थे प्लस ग्लास ट्यूब के अंदर थे वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर जो टोटल मोल है और कंटेनर के अंदर जो टोटल मोल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो इनिशियली जो है N1 मोल बाहर है और N2 मोल जो है ट्यूब के अंदर है। दिस इज इक्वल टू फाइनल मोल N, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N। अब बाहर में मोल अगर N1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू V अपॉन RT, और ट्यूब के अंदर जो मोल है वो हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन RT इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 1.5, बाद में प्रेशर हो जाता है, इंटू V प्लस 25। ये V जो है किसका वॉल्यूम है, अच्छा पूरे उसका वॉल्यूम है, तो हम इसको V माइनस 25 लिखेंगे इज इक्वल टू 1.5 इंटू V, 1.5 इंटू V बाई RT। RT कैंसिल हो गया, तो यहां से आप देखोगे V माइनस 25 प्लस 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 1.5 V, 1.5 V। तो V को हम इधर ले गए तो 0.5 V, 0.5 V इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लिया तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 1, तो 25 इंटू 24 आ गया 0.5 V। तो V इज इक्वल टू 25 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 लीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, 1200 लीटर आ जाएगा। आया समझ में? अरे ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, सिर्फ ग्लास ट्यूब के बाहर का जो वॉल्यूम है वो नहीं, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये V माइनस 25 लीटर के अंदर था, और ये ट्यूब के अंदर प्रेशर इनिशियली 25 एटमॉस्फेयर था। बाद में जब ये ग्लास ट्यूब क्रैक कर जाएगी तो फिर क्या होगा, पूरे कंटेनर में जो प्रेशर है वो 1.5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। उस कंडीशन में पूरे कंटेनर का वॉल्यूम आप लोगे, तो नंबर ऑफ मोल को इक्वेट करके सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर टेकन, nitrogen and hydrogen are taken in 1:3 molar ratio
1:3 मोलर रेशियो, ठीक है, 1:3 मोलर रेशियो in a closed vessel, to attain the following equilibrium, in a closed vessel to attain the following equilibrium. ये इक्विलिब्रियम अटेन हो रही है सब गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट. फाइंड Kp फॉर रिएक्शन, फाइंड Kp फॉर रिएक्शन at total pressure of 2p, at total pressure of 2p, if partial pressure of nitrogen at equilibrium, if partial pressure of nitrogen at equilibrium is equal to p/3. फोर बाई थ्री पी स्क्वायर, सही आंसर. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो जो है 1:3 है. तो 1:3 है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर इसका प्रेशर जो है P1 है तो इसका 3P1 और इसका 0 है. इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर अगर मान लेते हैं P1 माइनस एक्स है तो इसका प्रेशर 3 इंटू P1 माइनस एक्स होगा और इसका प्रेशर 2x होगा. ठीक है, तो एक तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम जो है वो 2x है, 2x वैल्यू p/3 है. तो फिर यहां से हमें मिल गया कि x वैल्यू p/6 हो जाएगी, x इज इक्वल टू p/6. ठीक है, और आप देखो एक इक्वेशन और बन रही है यहाँ पे, टोटल प्रेशर 2p है, तो टोटल प्रेशर 2p है तो P1 माइनस एक्स प्लस 3P1 माइनस 3x प्लस नाइट्रोजन का तो P1 माइनस एक्स.
2x लिख देना। बेटा जरा वेट करना, जो है वो टैब अपने आप से शट डाउन हो गया, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। Recording in progress. यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P1 माइनस एक्स प्लस 3P1 माइनस 3x प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 2P। ठीक है, तो और x वैल्यू हमें पता है P/6 है, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4P1 माइनस 4x प्लस 2x, 4P1 माइनस 2x, तो x वैल्यू P/6 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस को 2x ले लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस को 2x ले लिया, 2x को P/3 के इक्वल कर दिया, P1 माइनस x को P/3 के इक्वल करेंगे। अच्छा ओके, सही बोल रहे। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मैंने तो ले लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम P/3 है, दिस इज P1 माइनस x। सही बोल रहे हैं। ये P1 माइनस x है, तो एक इक्वेशन ये बन रही है P1 माइनस एक्स इज इक्वल टू P/3, और दूसरी इक्वेशन यहां से बन रही है
4p1 minus 2x is equal to 2p. अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हम p1 और x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा? 2p1 और 2x कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 2p माइनस 2p/3। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू 2p/3 आ जाएगा। p1 इज इक्वल टू 2p/3 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? kp निकालना है। ठीक है, kp निकालना है, तो हमें p1 पता चल गया, तो अब हम kp कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, p1 पता चल गया तो फिर x भी पता चल जाएगा। p1 2p/3 है, यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको x वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू p1 माइनस p/3, तो x वैल्यू यहां से आ जाएगी, x इज इक्वल टू p1 यानी कि 2p/3 माइनस p/3, तो p/3 आ जाएगा x वैल्यू, x p/3 आ जाएगा। तो आप kp का एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे तो kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, यानी कि 2p/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो 2p/3 माइनस p/3, p/3, ठीक है, p/3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू p1 माइनस एक्स। p1 माइनस एक्स जो है वो p/3 है, तो 3 इंटू p/3, तो ये p आ जाएगा, p का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4p² इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9p टू द पावर 4। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 4/3 p², ये आएगा। क्लियर है? ये ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A certain volume of hydrogen, a certain volume of hydrogen, a certain volume of hydrogen effuses from an apparatus, effuses from an apparatus in 1 minute, in 1 minute. The same volume of ozonized oxygen, सेम वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, सेम वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिक्सचर takes 246 सेकेंड, 246 सेकेंड to effuse from apparatus under identical condition, to effuse from apparatus under identical condition. Calculate percentage of oxygen by mole
in mixture. Calculate percentage of oxygen by mole in mixture. Percentage of oxygen by mole in mixture. रिपीट करना. A certain volume of hydrogen effuses from an apparatus in 1 minute. The same volume of ozonized oxygen mixture takes 246 seconds to effuse from apparatus under identical condition. Calculate percentage of oxygen by mole in mixture. Thank you, sir. Approximately 90%. यहाँ पे आप ये रिजल्ट यूज करोगे, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर. यहाँ पे वॉल्यूम बराबर है, मान लो वॉल्यूम V है, V अपॉन 16 डिवाइडेड बाय V अपॉन 246 and this is equal to under root of molecular mass of mixture upon molecular mass of hydrogen. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 246 by 16 is equal to under root of molecular mass of mixture by 2. ठीक है. तो अगर आप इसकी स्क्वायरिंग कर देते हो तो 4.1 की स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. तो 4.1 का स्क्वायर कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर सीधे बताओ, 16.81 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 33.62. Yes, sir. 33.62 आ गया. तो दिस इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 1 माइनस एक्स. तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 32 प्लस 16x इज इक्वल टू 33.62. यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी तो 1 माइनस एक्स इंटू 100 आंसर होगा. 1 माइनस एक्स इंटू 100, क्योंकि x तो मोल फ्रैक्शन है ओजोन का, आपको ऑक्सीजन का मोल परसेंटेज निकालना. चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं.
According to kinetic theory of gases for a diatomic molecule. According to kinetic theory of gases for a diatomic molecule. अब ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन एक एक ऑप्शन बोलता जा रहा हूं, आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। The pressure exerted by gas is proportional to mean velocity of the molecule. क्या होना चाहिए फिर? स्क्वायर ऑफ VRMS होना चाहिए ना। दूसरा ऑप्शन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सही होगा? ये भी फॉल्स होगा। The RMS velocity of the molecule is inversely proportional to the temperature. RMS velocity of the molecule is inversely proportional to the temperature. Inversely proportional to नहीं होता, directly proportional to square root of temperature. और फिर बोले the mean translational kinetic energy of the molecule. हाँ, the mean translational kinetic energy of the molecule is proportional to the absolute temperature. Mean translational kinetic energy of the molecule is proportional to the absolute temperature. हाँ, ये सही है। Average kinetic energy per molecule is equal to 3/2 kBT. टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect according to kinetic theory of gases? ठीक है, which of the following statement is incorrect according to kinetic theory of gases? First statement है at constant temperature velocity of an individual gas molecule changes many times in 1 second. At constant temperature, velocity of an individual gas molecule changes many times in 1 second. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो 1 सेकेंड में बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। अब वो जिन मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है उनकी स्पीड उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, कई बार वेलोसिटी में चेंज आएगा, हर कोलिजन के साथ वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन है ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। ये तो क्या होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है बिटवीन टू कोलिजन्स अ गैस मॉलिक्यूल मे ट्रैवल इन कर्व्ड पाथ्स। Between two collision a gas molecule may travel in curved paths. तो ये गलत है, हमेशा वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। अगला पॉइंट है there is no attraction or repulsion force between gas molecules. There is no attraction or repulsion force between gas molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरेटिकल है ये भी।
बोल रहा हूं which of the following statements is not true, which of the following statements is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speeds of an ideal gas. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, which of the following statements is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speeds of an ideal gas. ठीक है, मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन नॉट ट्रू स्टेटमेंट चाहिए. द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम इवन एट द हायर टेम्परेचर. The area under the curve remains same even at the higher temperature. ये सही है. टोटल एरिया अंडर कर्व जो है वो कांस्टेंट रहेगा. सेकंड ऑप्शन the distribution pattern becomes more uniform. The distribution pattern becomes more uniform. आगे कुछ बोला नहीं है. अच्छा, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बिकम्स मोर यूनिफॉर्म. हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जैसे लोअर टेम्परेचर पे अगर कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व हो रहा है तो हायर टेम्परेचर पे जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा. तो यहाँ पे जो स्पीड में नॉन यूनिफॉर्मिटी थी वो कम होती है. तीसरा ऑप्शन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर हाई स्पीड विल इंक्रीजेस. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर हाई स्पीड विल इंक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ाने पे. बेटा एक बार सिस्टम फिर से जो है वो शट डाउन हो गया, तो मैं बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके क्लास को फिनिश कर रहा हूं. ठीक है, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? यस सर. चलो ठीक है. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर हाई स्पीड विल इंक्रीजेस. तो ये तो सही स्टेटमेंट होना चाहिए. आप देखो जो कर्व आपके सामने है, इसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हाई स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन तो इंक्रीज ही कर रहा है. बात समझ में आई कि नहीं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अरे हाई स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन तो इंक्रीज कर रहा है. यस सर. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. फिर बोले द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस. द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस. क्या ये सही है? हाँ, यही गलत है, क्योंकि वो मैक्सिमा जो है वो नीचे आता है. तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट डी होगा. चलो आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फर्दर, अभी थर्मोडायनेमिक्स का आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, तो अगली क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स, गैसियस स्टेट और ये केमिकल इक्विलिब्रियम की मिक्स प्रॉब्लम्स लूंगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी इन्हीं 3 चैप्टर पे बेस्ड होगी. ओके बेटा, थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके बेटा.